हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक नर्सेस टू जीएनएम स्पेशल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एचआईवी इन्फेक्शन और एड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान एचआईवी एक का संक्रमण या फिर एड्स। तो एड्स जो है वो क्या है, एक सीवियर इन्फेक्शस डिजीज़ है जो कि कौन से वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये वायरस जो है एचआईवी वायरस, ये एचआईवी वायरस एक आरएनए रेट्रोवायरस है। और एड्स का जो पूरा नाम है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो आपको एचआईवी का पूरा नाम पता चल गया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और जो एड्स का पूरा नाम पता चल गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसके बारे में पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो एचआईवी इन्फेक्शन जो है और इसका जो प्रिवेलेंस रेट है, यानी कि जो होने का जो रेट है वो है 0.3 से 0.5%। और इसके जो अधिकतर केसेस होते हैं वो 18 से 49 वर्ष के लोगों में, जो कि सेक्सुअली एक्टिव लोग होते हैं, उनमें देखा जाता है। यह एक प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन होता है, मतलब कि जो धीरे धीरे जो है, जो व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर, जिसको एचआईवी इन्फेक्शन हो गया है, उसकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर इसमें होता क्या है ना कि इम्यूनिटी जो पावर कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और इन्फेक्शन जब होता है महिला में या किसी भी पुरुष में या महिला में, तो उसमें जो है CD4 सेल्स, जो हमारे एक इम्यूनिटी वाली सेल होती है, टी सेल होती है, तो उस सेल पर आक्रमण करके उसको नष्ट करना शुरू कर देता है, जिससे कि शरीर में इन्फेक्शन बढ़ने के बाद एचआईवी अपनी संख्या भी बढ़ाना बंद कर देता है और CD4 सेल की संख्या कम हो जाती है। तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, यानी कि एचआईवी इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया, इन्फेक्टेड हो गया कोई पर्सन, तो उसको एड्स होने में लगभग 10 वर्ष का समय लग जाता है। तो इस टाइप ये फैलता कैसे है? तो पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलता है। आप लोगों को पता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि एसटीडी है, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान विपरीत लिंग वाले लोगों के मध्य जो सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, या फिर जो सेम सेक्स वाले लोगों के साथ, यानी कि अगर बॉय बॉय या फिर गर्ल गर्ल भी सेक्स कर रहे हैं, या फिर अगर बॉय गर्ल सेक्स कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में होता है ये। मतलब कि फैल सकता है। यह भेजाने के साथ साथ ओरल तथा एनल सेक्स के दौरान भी फैल सकता है। एनल और वेजाइनल सेक्स जो है ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। सॉरी, एनल सेक्स वेजाइनल सेक्स की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि और भी चीज़ें उसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरा जो होता है फैलने का तरीका, पहले तो हमने देख लिया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, और दूसरा जो तरीका होता है वो है इन्फेक्टेड ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर संक्रमित रक्त या रक्त उत्पाद, किसी को अगर इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया जाए, या फिर कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसके जो है किसी उसका रक्त किसी दूसरे व्यक्ति के रक्त में डायरेक्टली संपर्क में आ जाए, तो इससे हो सकता है। तीसरा होता है संक्रमित सुई के या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का, जैसे कि हमने किसी एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन से कोई किसी को सुई दिया और फिर वही सुई हमने दूसरे को लग दे दिया, तो उससे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर से उसके गर्भस्थ शिशु में भी ये फैल सकता है, ठीक है। तो हम एक चीज़ देखें इसमें, तो जो एचआईवी इन्फेक्शन होता है ना, तो वो उसका ट्रांसमिशन लगभग फीमेल से मेल नर की तुलना में नर से मादा की ओर ज़्यादा तुलनात्मक होता है, यानी कि पुरुष से महिला की ओर फैलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसका फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, लक्षण देखेंगे। तो लक्षण जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला तो होता है प्रारंभिक लक्षण, दूसरा लक्षण रहित कैरियर अवस्था, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज, तीसरा होता है एड्स संबंधित कॉम्प्लेक्स, यानी कि एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, और चौथा होता है एड्स। तो अगर सबसे पहला देखें, यानी कि प्रारंभिक जो स्टेज होता है, उसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं, तो उसमें बहुत ही सामान्य लक्षण दिखते हैं, जिसमें कि बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, थकान, त्वचा पर चकत्ता हो जाना, या फिर लिम्फेडेनोपैथी। हालांकि जो इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन के बाद लगभग 4-5 वर्ष तक व्यक्ति में कोई भी गंभीर लक्षण दिखाई नहीं देता है। और इसके बाद एचआईवी इन्फेक्शन के बाद व्यक्ति के रक्त में एचआईवी एंटीबॉडी का निर्माण 2 से 12 सप्ताह के बाद शुरू होता है, यानी कि उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं विंडो पीरियड। मतलब कि उस पीरियड में अगर हम चेक भी करेंगे तो इन्फेक्शन अंदर है, वायरस अंदर है, लेकिन हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि उसका एंटीबॉडी बना ही नहीं है, तो हमें दिखेगा नहीं रिपोर्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एचआईवी इन्फेक्शन तो मौजूद होता है, लेकिन परंतु बॉडी का ब्लड का एंटीबॉडी परीक्षण नेगेटिव आता है। फिर दूसरा जो है वो लक्षण रहित कैरियर अवस्था। इसमें क्या होता है कि लक्षण रहित अवस्था आती है प्रारंभिक लक्षण के बाद, जिसमें कि डिजीज का कोई भी प्रत्यक्ष लक्षण दिखता ही नहीं है। हालांकि इस अवस्था के दौरान क्या होता है, जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी मौजूद हो सकता है। इस अवस्था के दौरान व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक होता है, परंतु वह एक असंक्रमित व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। मतलब कि जो व्यक्ति होता है, जो इन्फेक्टेड है, उसमें तो कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकता है। फिर एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स के क्या होता है कि इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है लंबे टाइम तक होने के बाद। तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखने लगते हैं, 1 महीने से अधिक समय तक डायरिया रहना, शरीर का वजन नॉर्मल वेडी से अचानक 10% या उससे ज़्यादा कम हो जाना, फिर फीवर, रात को पसीना आना, थकान, प्लीहा का आकार, यानी जो स्प्लीन होता है हमारा, उसका आकार बढ़ जाना, जिसको हम लोग स्प्लीनोमेगाली भी बोलते हैं। फिर इस अवस्था के दौरान गंभीर अवसरवादी, यानी कि सीवियर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं।
तो परंतु ओरल थ्रस्ट जैसे कि संक्रमित होने ओरल थ्रस्ट जैसे संक्रमण उपस्थित हो सकते हैं। फिर चौथा तो एड्स। एड्स में क्या होता है कि एचआईवी की अंतिम अवस्था है जिसके दौरान कि मरीज में अनेक अवसरवादी जो इन्फेक्शन, अवसरवादी इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे कि बहुत से इन्फेक्शन क्या होता है ना कि वो अवसर की तलाश में रहता है कि जैसे ही बॉडी का इम्यूनिटी कम होगा और हम इन्फेक्शन फैला देंगे, तो उसको बोलते हैं अवसरवादी इन्फेक्शन। तो जिसमें क्या होता है कि जिसका होना मुख्य रूप से CD4 सेल्स की संख्या पर निर्भर करता है। CD4 की संख्या के आधार पर जो अंतिम अवस्था में एड्स के दौरान जो पाए जाने वाले जो अवसरवादी संक्रमण है उसके बारे में बताया गया है। अगर CD4 सेल की संख्या अगर 200 पर नैनोलीटर से 500 नैनो पर लीटर हो गया तो इसके बीच में कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकता है, तो टीबी हो सकता है, वेजाइनल कैंडिडियासिस, फिर हर्पिस जोस्टर, हर्पिस सिम्प्लेक्स, कॉर्परी सार्कोमा, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर अगर 50 ml से ज़्यादा है परंतु 200 माइक्रोलीटर से कम है तो उसमें कौन कौन सा हो सकता है कि टोक्सोप्लाज्मोसिस और फिर क्रिप्टोकोकस, फिर न्यूमोसाइटोसिस, फिर क्रिप्टो स्पायरोडिसिस। फिर अगर 50 लीटर से भी कम हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अवस्था होती है। CD4 सेल इतना ज़्यादा कम हो जाना मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा होता है कि हिस्टोप्लाज्मोसिस, फिर साइटोमेगालो रेटिनाइटिस, फिर हॉडकिंस डिजीज, ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर गर्भावस्था के दौरान जो एड्स होता है उसमें क्या होता है कि जो उसके बच्चे में इन्फेक्शन ट्रांसमिटर होने का खतरा हो सकता है, और ट्रांसमिशन जो है उसके दौरान प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसप्लेसेंटल या प्रसव के दौरान भी फैल सकता है, ठीक है। और माता से उसके शिशु में इन्फेक्शन फैलने की संभावना लगभग 30% होती है। और HIV-1 का इन्फेक्शन HIV-2 के इन्फेक्शन से की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। और हालांकि HIV का इन्फेक्शन गर्भवती महिला से उसके गर्भस्थ शिशु में अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, परंतु अधिकांश केसेस में मतलब कि लगभग 40 से 80% केसेस में यह संक्रमण लेबर के दौरान नहीं फैलता है, ठीक है। तो हमें लेबर के दौरान ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि वो इन्फेक्शन ना फैले। फिर HIV का संक्रमण जो है जो ट्रांसमिशन होता है उसका दो बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले महिला में HIV का लोड कितना है और महिला में जो है CD4 सेल प्लस की संख्या जो है, यानी हमारा जो एक टाइप का इम्यूनिटी वाला जो सेल है उसकी संख्या कितनी है। तो HIV लोड जितना ज़्यादा होगा और उतना ज़्यादा खतरा रहेगा फैलने का, और इसके विपरीत CD4 सेल जितना कम होगा तो उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे। यानी कि अगर CD4 सेल ज़्यादा है तो इन्फेक्शन का खतरा जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिला में HIV का अभी भी संक्रमण अगर रिसेंटली संक्रमण हुआ है तो उसमें जो है अंतिम अवस्था एड्स तक पहुंच चुका है, तो ऐसी स्थिति में गर्भस्थ शिशु में इन्फेक्शन फैलने की तुलना संभावना ज़्यादा होती है। यानी कि अगर किसी महिला को अगर अभी अभी संक्रमण हुआ है तो उसको कम चांसेस है, लेकिन अगर कोई एड्स वाला सिम्टम मतलब एड्स किसी को हो गया यानी कि जो कि लास्ट स्टेज होता है HIV इन्फेक्शन का, तो उस स्टेज तक पहुंच गया तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर हम डायग्नोसिस देखते हैं एड्स का कैसे होता है। तो सीरम में जो है HIV एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है, जिसमें कि एलिजा टेस्ट किया जाता है और फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। तो एलिजा टेस्ट का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका पूरा नाम होता है एलिजा का, ठीक है। यह सीरम में HIV एंटीबॉडी की उपस्थिति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में भी अगर होता है या बहुत ज़्यादा मात्रा में भी होता है एंटीबॉडी तो ये इसको अच्छे से पता कर सकता है। फिर वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण, यह सीरम में HIV एंटीबॉडी की उपस्थिति के कन्फर्मेशन के लिए किया जाता है कि ये मतलब कि कन्फर्मेशन के लिए किया जाता है कि ये उपस्थित है कि नहीं है, और इसमें पूरा कन्फर्म में अच्छे से पता चल जाता है कि कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, इसके अनुसार से। फिर हम देखते हैं, बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। हमने डायग्नोसिस की बात कर ली, हमने सिम्टम्स वगैरह की बात कर ली, ट्रांसमिशन की बात कर ली कि कब फैलता है कब नहीं फैलता है, कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहला तो होता है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल यानी कि प्रसव पूर्व देखभाल। उसमें क्या होता है कि HIV इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए जो है सीरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह करते हैं, जिसमें कि HIV इन्फेक्शन अगर उपस्थित है तो टॉर्च का इन्फेक्शन या ISTD की उपस्थिति का पता लगाने के लिए भी आवश्यक परीक्षण देखते हैं कि कहीं ये सारी चीज़ें तो नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक जो अवसरवादी जो इन्फेक्शन होते हैं वो फैलने के चांसेस होते हैं। फिर HIV इन्फेक्शन से ग्रसित महिला को अतिरिक्त देखभाल प्रदान करना चाहिए और तुरंत ही संतुलित आहार लेने, पूरक आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम वगैरह और तनाव रहित और प्रसन्नचित रहने की सलाह दी जानी चाहिए कि स्ट्रेस फ्री जीने के लिए बोलना चाहिए। फिर इसके बाद HIV इन्फेक्शन से जो महिला है उसके पति के साथ गर्भस्थ शिशु एवं नवजात में इन्फेक्शन फैलने की संभावनाओं के बारे में विचार विमर्श करके उसको बताना चाहिए सारी चीज़ें, और उसको बताना चाहिए कि गर्भावस्था जो है उसको टर्मिनेट करना ही मतलब सही रहता है, समझाना चाहिए, अगर वो मान जाए तो ठीक है। फिर गर्भावस्था के दौरान महिला को जो है अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शंस वगैरह होता है जिसके बारे में हमने बात किया अभी, अवसरवादी इन्फेक्शन जिसमें कि सारे हमने देखा था, हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जोस्टर और TB वगैरह, तो उन सबसे बचाने के लिए आवश्यक उपाय करते रहना चाहिए। फिर इन्फेक्शन की जो गंभीरता का पता लगाने के लिए CD4 जो CD+4+ सेल जो होता है जिसको कि T लिम्फोसाइट सेल भी बोलते हैं,
उसकी कोशिकाओं की संख्या तथा प्रत्येक ट्राइमेस्टर पर उसकी काउंट देखते रहनी चाहिए कितना ज़्यादा है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये कम होगा सेल उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे अदर इन्फेक्शन भी होने के। फिर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी वगैरह भी हम लोग देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये रेट्रोवायरस होता है, तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी देते हैं। फिर एचआईवी जो संक्रमित महिला में वायरल लोड को कम करने के लिए तथा गर्भस्थ शिशु में वायरस के ट्रांसमिशन की संभावना को कम करने के लिए महिला को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है। और यह थेरेपी गर्भावस्था के दौरान प्रारंभ करने पर और प्रसव होने तक और प्रसूतिका अवस्था तक भी जारी रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के दौरान यानी कि एआरटी जो होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के दौरान निम्न दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, जिसमें कि जुडोवुडाइन और लेमिवुडाइन, ये सारी दवाइयाँ जो स्टेबुडाइन, ये सारी दवाइयाँ जो कि न्यूक्लियोसाइड दवाइयाँ होती है उसको यूज किया जाता है। फिर जो दूसरी टाइप की दवाइयाँ होती है इसको बोलते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर, इसमें भी नीलफिलामीर, फिर रेटोनावीर, इंडिनावीर, ये सारी दवाइयाँ जो है इसका यूज किया जाता है। फिर जो तीसरा टाइप का हमारा दवाई होता है वो है NNRTI, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इसमें कि ये दवाइयाँ होती है नेविरापिन और डेलाविराडिन। आपको इतना ज़्यादा अगर याद नहीं रहता तो एग्जाम में आप सीधा लिख सकते हैं कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हम लोग देते हैं, ठीक है। फिर ऐसे प्रोसीजर जो महिला को गर्भवती महिला से गर्भस्थ शिशु में एचआईवी ट्रांसमिशन की संभावना को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस या फिर फीटल स्कैल्प सैंपलिंग, तो आदि को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। फिर गर्भवती महिला तथा उसके परिजन को मनोवैज्ञानिक सहारा यानी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह प्रदान करना चाहिए। और एचआईवी पॉजिटिव महिला में के गर्भस्थ शिशु की संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान बारीकी से मॉनिटरिंग करते रहनी चाहिए। और इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन का पता लगाने के लिए जो सीरियल अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग यानी कि सीरियल अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग इसको करते रहनी चाहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि बच्चा जो है वो सही से डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बच्चे में। गर्भावस्था 32 सप्ताह के बाद नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते रहना चाहिए। फिर ये तो हमने देख लिया एंटी जो पहले जो हम लोग प्रसव से पहले जो टेस्ट मतलब वो करते हैं, तो उसमें हमने देखा। अब हम देखेंगे प्रसव के दौरान क्या क्या हम देखभाल करते हैं, ठीक है। तो प्रसव के दौरान यानी कि डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या करते हैं कि फीटस को वेजाइनल डिलीवरी के दौरान रिप्रोडक्टिव कैनाल से निकलते समय एचआईवी से संक्रमित होने की संभावना सर्वाधिक रहती है। तो इसलिए प्रसव प्रक्रिया का प्रबंधन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि जब वेजाइना से डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी जिसको हम लोग बोलते हैं अगर वो होता है तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इन्फेक्शन फैलने के, क्योंकि ब्लड मिक्स होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हमें ये बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। और सी सेक्शन जो होता है ये मतलब कि गर्भवती महिला से उसके शिशु में एचआईवी संक्रमित होने की संभावना को कम कर देता है। अतः महिला तथा उसके परिजन को इसके बारे में बताना चाहिए कि हमें सी सेक्शन ही करवाना है आपका, क्योंकि इसमें चांसेस कम रहेंगे इन्फेक्शन फैलने के। फिर तीसरा जो पॉइंट हमारा कि गर्भवती महिला को समान प्रसव की स्थिति में लेबर पेन प्रारंभ होने के साथ ही सी सेक्शन की स्थिति में ऑपरेशन से लगभग 4 घंटे पहले आईवी इन्फ्यूजन द्वारा जुडोवुडाइन दे देना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा एआरटी की दवाइयाँ थी, एआरटी में हमने ये दवाइयाँ देखी है, ठीक है। तो ये दवाई आईवी इन्फ्यूजन द्वारा लगभग 4 घंटे पहले ही दे देते हैं। फिर शिशु के सिर पर जो है इलेक्ट्रोड अटैच करने तथा एमनियोटॉमी करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजर त्वचा की कंटिन्यूटी को ब्रेक कर एचआईवी ट्रांसमिशन को फैलने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो एमनियोटॉमी जो प्रोसीजर होता है जिसमें कि बच्चे के सिर पर इलेक्ट्रोड अटैच करके हम लोग जो टेस्ट करते हैं, तो वो हमें रोकना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेबर के दौरान जहाँ तक हो सके एपिसियोटॉमी करने से बचना चाहिए। एपिसियोटॉमी आप लोगों को पता होगा कि जो पेरिनियल द्वार होता है उसको काट के उसको बड़ा कर देते हैं ताकि डिलीवरी में आसानी हो, तो वो करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि एपिसियोटॉमी के दौरान निकलने वाला जो ब्लड है वो जनन नाल यानी कि बर्थ कैनाल के आसपास जमा होकर इन्फेक्शन फैलने की संभावना को बढ़ा सकता है। फिर लेबर के दौरान फीटस के माता के ब्लड एवं अन्य बॉडी फ्लूइड से संपर्क में आने से रोकने जितना हम संभव हो सके उतना रोकना चाहिए। और प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि यह गर्भाशय के जो संकुचन होता है उसको तेज कर देता है, जिससे कि वेजाइना फट सकता है यानी कि वेजाइनल टीयर हो सकता है और या एपिसियोटॉमी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसीलिए हमें ऑक्सीटोसिन का भी यूज करने से बचना चाहिए। फिर बर्थ अटेंडेंट को भी एचआईवी इन्फेक्शन से बचने के लिए पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। जो बर्थ करवा रही है बर्थ अटेंडेंट, चाहे नर्स हो डॉक्टर हो, तो उनको भी एचआईवी इन्फेक्शन से बचने के लिए पूरी सावधानी करनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए, जिसमें कि दस्ताने 2 जोड़ी दस्ताने पहनना चाहिए, मास्क, गाउन, गोगल्स, कैप, सब चीज़ का यूज करना चाहिए। फिर जो है अगला कि केवल डिस्पोजेबल सिरिंज और सुइयों का ही उपयोग करना चाहिए तथा उपयोग के बाद उसको डिस्पोज भी अच्छी तरह से करना चाहिए। डिलीवरी के बाद तुरंत नवजात के मुंह एवं नाक से ब्लड और अन्य बॉडी फ्लूइड को तुरंत सक्शन के दौरान निकाल देना चाहिए। नवजात के शरीर को तुरंत ही साफ करना चाहिए। फिर केयर ऑफ न्यूबॉर्न, जैसे ही बच्चा डिलीवरी हो गया उसके बाद हम लोग क्या क्या करेंगे, तो डिलीवरी के बाद बच्चे में जो इन्वेसिव प्रोसीजर जैसे कि विटामिन के वगैरह का इंजेक्शन लगाना चाहिए। वेनी पंक्चर आदि के करने से पूर्व उसको नहला देना चाहिए। वैसे नहलाने में नॉर्मल केसेस में नहलाने के लिए मना किया जाता है, परंतु इसमें नहला देना चाहिए, क्योंकि जो महिला का बॉडी फ्लूइड है वो उसमें चिपका रह सकता है और जब हम इंजेक्शन देंगे तो उसके थ्रू वो अंदर जा सकता है इन्फेक्शन। और नवजात को जुडोविडाइन
सिर्फ दिन में लगभग 4 बार 2 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से लगभग 6 सप्ताह तक देना चाहिए, ताकि ART थेरेपी होता है ज़ोडोविडाइन, हमें पता है, तो वो भी हमें देना चाहिए। फिर सभी नवजात शिशुओं को न्यूमोसेटिसिस कैरिनी की रोकथाम हेतु आवश्यक ट्रीटमेंट देना चाहिए। यदि नवजात को न्यूट्रिशनल नीड की पूर्ति के हेतु कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में HIV संक्रमण द्वारा माता द्वारा स्तनपान को डिस्करेज करना चाहिए। यानी कि अगर कोई बच्चे को हम किसी दूसरे तरीके से न्यूट्रिशन दे सकते हैं तो माता को मना करना चाहिए उसको स्तनपान कराने से। नॉर्मल प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि जितनी जल्दी हो उसके स्तनपान करवाते हैं, आधे घंटे और 1 घंटे के अंदर, परंतु इसमें हम मना करते हैं। फिर नवजात शिशु के नियमित अंतराल के बाद शिशु रोग विशेषज्ञ यानी कि पीडियाट्रिशियन जो होते हैं उसके द्वारा मॉनिटरिंग की जानी चाहिए तथा 1 महीने एवं 4 महीने की उम्र के दौरान HIV परीक्षण करते रहना चाहिए। ये तो हो गया मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं प्रिवेंटिव यानी कि रोकथाम का उपाय, हम क्या करके इसको रोक सकते हैं। तो HIV इन्फेक्शन का सबसे जो प्रमुख कारण होता है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। लोगों को HIV इन्फेक्शन के फैलने के तरीके, इसके लक्षण, इसकी रोकथाम के रोकथाम के बारे में विस्तार से लोगों को बचाना चाहिए, यानी बताना चाहिए। लोगों को इसके संबंध में नॉलेज लेवल को बढ़ाना चाहिए। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सभी सब सेंटर, PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में विभिन्न पोस्टर और बैनर लगाना चाहिए। और इसके अलावा CSC तथा इससे बड़े स्तर वाले अस्पताल में एड्स काउंसलर की नियुक्ति की जानी चाहिए। फिर लोगों के नॉलेज लेवल को बढ़ाने के लिए मास मीडिया जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि का सहारा लिया जा सकता है। फिर लोगों को असुरक्षित यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूर रहने के लिए तथा अपने जीवन साथी के साथ जो वफादार या फिर लॉयल रहने के लिए कहना चाहिए। फिर जीवन साथी के अलावा किसी व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाते समय लोगों को कॉन्डम का उपयोग करने के लिए बताना चाहिए। लोगों को कॉन्डम का जो है निःशुल्क वितरण भी किया जाना चाहिए। और संक्रमित व्यक्ति के जो सीमन होता है या वीर्य या फिर ब्रेस्ट मिल्क, वेजाइनल सेक्रेशन, सलाइवा आदि में HIV इन्फेक्शन हो सकता है तथा अतः सामान्य व्यक्तियों को इन पदार्थों से दूर रहने के लिए तथा इसका सही तरीके से हैंडलिंग एवं डिस्पोज करने के तरीके के बारे में बताना चाहिए। समुदाय में जो मौजूद होते हैं लोग, इसमें HIV संक्रमण के प्रति जो पाई जाने वाली संभावना है उसमें तुलनात्मक रूप से अधिक हो, ऐसा अगर कोई व्यक्ति में दिखता है जिसमें कि HIV इन्फेक्शन फैलने की संभावना ज़्यादा है तो उसका नियमित रूप से स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए। ऐसे रिस्क ग्रुप में जो है निम्न तरह के लोग शामिल होते हैं। कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो सबसे पहले जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है, जो कि वेश्यावृत्ति वाली जो महिलाएं होती है। फिर HIV एंडेमिक क्षेत्र में जो रहने वाले लोग होते हैं। फिर उसमें जहाँ पे कि STD वाले जो लोग होते हैं, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिनको ऑलरेडी है, तो उनको भी स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए। फिर IV ड्रग्स जो यूज करते हैं उनको, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ जो शारीरिक संबंध बनाते हैं ऐसे लोग, और जिसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो ऐसे लोगों को भी बार बार चेक करते रहना चाहिए। फिर वॉलंटरी काउंसलिंग टीचिंग को बढ़ाना देना चाहिए, टेस्टिंग को बढ़ाना देना चाहिए, जो कि लोग को हमें मोटिवेट करना चाहिए कि वो खुद से आए और अपना चेकअप करवाएं HIV के लिए। फिर व्यावसायिक संचरण को रोकने के उपाय यानी कि मेजर ऑफ प्रिवेंटिंग ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन। तो अस्पताल में जो है देखभाल प्रदान करते समय डिस्पोजेबल सिरिंज, नीडल या एनेस्थेटिक सर्किट्स का उपयोग सही से करना चाहिए। फिर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग के बारे में बताना चाहिए। प्रत्येक प्रक्रिया से पहले और बाद में अच्छी तरह से हैंड वॉशिंग, और रोगी के देखभाल के दौरान सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यकता के अनुसार डबल ग्लव्स पहनना चाहिए। मास्क, कैप, गाउन, गूगल्स, शूज, सारी चीज़ें अच्छे से एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए ताकि हमें अपनी भी सुरक्षा रख सकें, हम नर्सिस को भी अपना सुरक्षा रखना चाहिए। और फिर सभी यदि संभव हो तो रोगी के उपचार के लिए सर्जिकल प्रबंधन यानी कि सर्जिकल मैनेजमेंट से बचना चाहिए। फिर सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान नीडल स्टिक इंजरी से बचाव हेतु ब्लंट टिप वाली नीडल का उपयोग करना चाहिए। फिर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बढ़ावा देना चाहिए और अच्छी तरह से जांच किया हुआ ही ब्लड रोगी को चढ़ाना चाहिए। फिर इनफर्टिलिटी के केसेस में आर्टिफिशियल डोनर इंसेमिनेशन के लिए HIV नेगेटिव फ्रोजन सीमन का ही उपयोग करना चाहिए। फिर HIV संक्रमित व्यक्ति से निकले सभी तरह की सेक्रेशन का हैंडलिंग और डिस्पोजल सावधानीपूर्वक और उचित तरीके से करना चाहिए। फिर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस यानी कि HIV इन्फेक्शन के संपर्क में आ जाने के बाद जो सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन होता है उसमें कौन कौन से हम उपाय करते हैं। तो सबसे पहले इन्फेक्शन की संभावना को एसेस करना चाहिए यानी कि जांच करना चाहिए। फिर उस व्यक्ति को काउंसलिंग प्रदान करना चाहिए। फिर HIV परीक्षण करना चाहिए और काउंसलिंग देना चाहिए। व्यक्ति को प्रोफाइलेटिक एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि ART थेरेपी देना चाहिए तथा इस हेतु मरीज को ज़ोडोविडाइन 300 mg दिन में 2 बार तथा लैमीवुडाइन 150 mg दिन में 2 बार 4 से 6 सप्ताह तक देना चाहिए। तो ये हम ART थेरेपी के अंदर जाते हैं। और हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट ही होता है। अगर किसी को नीडल स्टिक इंजरी हो जाए या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ें होती है
तो हम वो अलग से ही डिपार्टमेंट होता है, हमें जाके वहाँ पे बताना होता है और वहाँ से फिर सारी चीज़ें हमें गाइड हो जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक HIV और ART के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा STD के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।